वेलकम टू मैथ्स विद साक। मैथ्स विद साक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको बूस्ट देगा फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस भी इंक्लूड किया गया है। तो इस बार इसके 10 और इसके 10 मार्क्स है, तो कुल मिला के 20 मार्क्स इन दोनों सेक्शंस के हैं। तो हम देखेंगे पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में पूछे गए थे। यहाँ हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे और ये वीडियो आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट देगी। आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए। इस लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाते रहें। चलिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये पूछा गया था टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन सेक्शन में। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड क्लासेस इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम बस क्वेश्चन की तरह देखेंगे और फिर ऑप्शन तो बस हमें यहाँ से क्वेश्चन में ही निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कंसेप्ट है। तो पहले आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कंसेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में आपको कहा था कि हम टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन जो है, मैंने पूरा इसमें अपनी जो वीडियो सीरीज में इसको मैंने कम्प्लीटली कवर किया है। तो वहाँ से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। तो अगर हम यहाँ से ये एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं हिस्टोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये मेरा हिस्टोग्राम है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी हिस्टोग्राम यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से कोई भी कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फिर इसमें मुझे इसके क्लास मार्क्स लेने होंगे। अब क्लास मार्क क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लास इंटरवल। अब इस क्लास इंटरवल में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 10 हमारे पास अगर क्लास इंटरवल है तो इसका क्लास मार्क क्या होता है? इसका क्लास मार्क होता है 0 + 10 / 2, यानी कि इन दोनों को हमें ऐड करना होता है, ठीक है, और बाद में इसको डिवाइड 2 से करना होता है। तो ये बन गया 10 / 2 जो कि 5 के बराबर है, ठीक है। यानी कि इसका बीच वाला हिस्सा, इसी तरीके से इसका बीच वाला हिस्सा, ये इसको हम क्लास मार्क कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं क्लास मार्क्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ से मैं क्लास मार्क को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, ऐसे में ज्वाइन करता हूँ। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे क्या करना है, इसको मुझे इन एक्सिस के साथ ज्वाइन करना है। अब इसका भी अपना रूल है कि हमें इसको कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फिगर जो है, इस एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि इसको मुझे इस एक्सिस के साथ ज्वाइन करना है। अब ये यहाँ पर तो मुझे इस लॉजिक से हमें यहाँ पर नहीं देखना है कि ये इस तरीके से जाएगा या इस तरीके से जाएगा, ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास समझना है कि एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें बनाना है, ठीक है। चलिए मैं मानता हूँ ऐसे यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जो साइड है वो एक्सिस से यहाँ टच करता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ चलिए मान लेते हैं यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। तो हमारे पास ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। ये हमारे पास ऐसे बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर है, फिर थोड़ा नीचे है, फिर थोड़ा ऊपर है और फिर नीचे है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये बस मैं यहाँ से एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस रफली मैं यहाँ से बना रहा हूँ,
ठीक है। तो ये एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, इसी को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दें, यानी कि हम हिस्टोग्राम की मदद से जो क्लास मार्क्स निकालते हैं, इन क्लास मार्क्स को हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो पॉलीगन बनता है, पॉलीगन किससे कहते हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 4 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। या जैसे कि हमारे पास जब 3 साइड्स होंगे, 4 साइड्स होंगे, 3 वाले को हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है, ट्राइंगल कहते हैं, और 4 वाले को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटल, ठीक है। अब 4 से ज़्यादा जब होंगे तो उसको हम सीधे पॉलीगन कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का की जो शेप है वो क्या होगी। तो कंडीशन यहां पर दी गई कि ऑब्जर्वेशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं और क्लासेस जो क्लासेस जो है ना वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल पहला था, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स बहुत सारे आएंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है ये जो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर वैल्यू है ना, ये फॉर एग्जांपल ये कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 10 है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल मानते हैं ये 7 होगा, ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम इसको मानेंगे ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है। तो जो ही ये ऑब्जर्वेशंस बढ़ेंगे, यहाँ से जो ऑब्जर्वेशंस है ये यहाँ से बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वेशंस हमारे पास बढ़ेंगी और क्लास मार्क भी इसी के साथ बढ़ेंगी, तब हमारे पास फिगर क्या होगी वो हमें यहाँ से देखना होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या फिगर हो सकती है। देखिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले अगर ऐसा है, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा फॉर एग्जांपल, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा है ना, ऐसा। तो जब अब इन्फिनिटली जैसे हम लेंगे ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये क्या होगा, इसमें ये इन द फॉर्म ऑफ जो इसमें एक स्मूथनेस पैदा होगी, ठीक है। जैसे हम कंसिडर करेंगे यहाँ से अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करें तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं बनेगा, ठीक है। बस मैं एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कह रहा हूँ कि जब ऑब्जर्वेशंस बढ़ेंगी, ठीक है, और इसी के साथ साथ क्लासेस भी बढ़ेंगे, यानी कि एट अ टाइम दोनों बढ़ेंगे, तब जाके हमारे पास जो इसकी जो फिगर है ना वो स्मूथनेस की तरह जाएगा, टेंड्स टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मूथ, ठीक है। तो स्मूथ बन जाएगी। अब ये जैगड का मतलब क्या है, जैगड का मतलब ये होता है कि यहाँ से शार्प पॉइंट्स आएंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर एक ही हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाती, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही बढ़ जाती तब हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। क्योंकि जब ऑब्जर्वेशंस बढ़ेंगी तो ये ऊपर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, तो ये जैगड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लास जो इंटरवल्स है वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक ही नहीं बढ़ जाता है। तो इन कंपैरिजन टू अगर ये फॉर एग्जांपल छोटा है तो ये इसके कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या होता है कि ये जो है ना ये शेप जो है स्मूथ बन जाती है, इंक्रीजिंगली स्मूथ, जैगड नहीं बन जाए, सेम तो नहीं बनेगा क्योंकि हम इसमें डेटा में चेंज ला रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वेरीज इफ द डेटा बिकम्स रियलेबल, चाहे डेटा रियलेबल हो या ना हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो शेप होगा ना ये वैरी करेगा, वैरी तो ये जरूर करेगा, ठीक है, हमें पता है। लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही होगा कि ये स्मूथ बनेगा। यहाँ पर कह रहा है वेरीज इफ डेटा बिकम्स मोर रियलेबल, चाहे रियलेबल हो, ये स्पेसिफिकली हमें कह रहा है कि रियलेबल डेटा पे ये जो साइज जो शेप है ये वैरी करेगा, चाहे हमारे पास रियलेबल हो या ना हो, वैरी तो ज़रूर करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर की तरह देखना है कि ये जो है स्मूथनेस की तरह बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम इनफाइनाइट बहुत सारे क्लास इंटरवल्स लेंगे, और ऑब्जर्वेशंस भी बढ़ जाएंगी, तब हमारे पास जो शेप है ना वो स्मूथ बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। तो इसमें बस कंसेप्ट यही था कि जो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक कंसेप्ट था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और दूसरा इसमें जो है क्लास मार्क्स का जो है ये कंसेप्ट था। ये दोनों चीज़ें मैंने पढ़ाई थी अपनी वीडियो लेक्चर्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम बढ़ते हैं। यहाँ से देख लीजिए, विच आर द फॉलोइंग इज एन आंसर फॉर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स इज दिस एंड दिस। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ए हमारे पास 2,2 है,
और इसी तरीके से हमारे पास b है, ये बन जाएगा 9 और 11 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इनकी लेंथ, इस AB की लेंथ निकाली है, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम इसको लेते हैं x1, y1 और इसको हम कंसिडर करते हैं x2, y2। चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या कहती है कि स्क्वायर रूट ऑफ ले लीजिए और फिर कर लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस लीजिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 क्या है 9, सो 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 के बजाय हमें यहाँ से 11 माइनस और 2, ठीक है, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 49, ठीक है। तो ये बन जाएगा 81। जब ये 81 बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा, यहाँ से 0 बन जाएगा और यहाँ से 130 बन जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको हम ग्रुपिंग करेंगे, तो 1 से 1 इज़ 1, तो यहाँ बच जाएगा कुछ भी नहीं, तो 30 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। अब 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 21, क्योंकि अगर हम 2 से करेंगे तो वो बन जाएगा 44, ठीक है। तो ये 9 है। अब यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0, बस 11 पॉइंट समथिंग निकला, यानी कि आंसर इज बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आपको जो है इसमें कंसेप्चुअलिटी जो है पैदा करनी थी कि हम इस रूट को कैसे निकालते हैं, क्योंकि यही अक्सर जो है आपका टाइम इस क्वेश्चन में खा सकता था। बाकी तो डिस्टेंस फॉर्मूला हर एक को पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि हमने किसी रैंडम सैंपल से लिया है। 80 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि टोटल हमारे पास 80 है, ठीक है। तो यहाँ से मैथ्स जो है ना 30 ने लिया है, यहाँ से देख लीजिए मैथ्स जो है वो 30 का है, और इसी तरीके से जो फिजिक्स का है वो 20 का है। फिजिक्स इसमें 20 ने लिया है, और जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों जो है, ठीक है, और 10 जो है यानी हैव ऑप्टेड फॉर बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सॉरी फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स को कितने बच्चों ने लिया है 10, ठीक है। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इसको लेता हूँ तो मैं इसको लेता हूँ n ऑफ m, ठीक है, वो 30 है, तो n ऑफ p इज इक्वल टू 20, तो इसको मैं लेता हूँ n ऑफ m इंटरसेक्शन p, ठीक है, तो ये 10 है, और ये टोटल हमारे पास है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास इस क्वेश्चन में कि हमने एक रैंडम सैंपल लिया जिसमें 80 स्टूडेंट्स स्कूल थे, तो ये बन जाते हैं 30 एंड 20 इज 50 एंड 10 इज व्हाट 60, ठीक है। तो बाकी जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो हम देखेंगे उसका क्या हाल होगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने या तो मैथ लिया है या फिजिक्स लिया है, यानी कि इसमें और है, ठीक है। तो इसका और का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, हमें निकालना है n ऑफ m यूनियन p, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब देख लीजिए यहाँ से m यूनियन p, इसका एक फॉर्मूला है, देखिए n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p, ठीक है। तो ये तो हमें निकाल दी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये 30 है और p हमारे पास 20 है, और माइनस इंटरसेक्शन वाला जो ये 10 है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास 40 के बराबर निकला, यानी कि ये हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो मैथ लिया है या तो फिजिक्स लिया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको दिखानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपको यहाँ से यूज़ करना है। प्रोबेबिलिटी पे मैंने 11 लेक्चर्स यहाँ से प्रोवाइड किए हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, तो वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n ऑफ m यूनियन p इज इक्वल टू 40 क्या होगी,
इसके फेवरेबल केसेस पहले लिखने होते हैं, ठीक है। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास अभी 40 निकले। अब कितनी में से टोटल क्या है, टोटल हमारे पास 80 है। 0 0 से कट जाएगा, 4 1 is 4 2, आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2, यानी कि ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो बिल्कुल इसमें सेट्स भी था और प्रोबेबिलिटी भी थी, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी में वीक हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से मैंने 11 लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल हर एक कंसेप्ट आपको ज़िंदगी भर जो है प्रोबेबिलिटी की तरह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप उन लेक्चर्स को देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह जाते हैं। इसमें लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग द सैम्पलिंग एरर। अब देखिए सैम्पलिंग एरर आपको पता होगा कि अगर हमारे पास यहाँ कोई इलाका है, ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इसमें 400 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इन्हीं 400 इंडिविजुअल्स को लेता हूँ, कुछ रिसर्च करना है मुझे किसी टाउन के रिलेटेड जिसमें 400 इंडिविजुअल्स है, तो मैं इन सारे इंडिविजुअल्स को लेता हूँ ऑल, तब हमारे पास कोई भी एरर नहीं होगा क्योंकि हमने हर एक को कंसिडर किया है। तो इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल 0% है, ठीक है। तो एरर हो सकता है कि मतलब जो नोट करने के वक्त एरर हो, बाकी सैम्पलिंग के रिलेटेड जो है वो एरर नहीं होगा इसमें। लेकिन जो ही हम इस सैंपल को इन 400 इंडिविजुअल्स में ओनली 200 इंडिविजुअल्स को लेते हैं, इसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम 50% ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम 50% ऑफ पॉपुलेशन की बिना पर पूरी पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सैंपल बढ़ेगा उतना एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जितना सैंपल छोटा हो जाएगा उतना एरर बढ़ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये कह रहा है कि इट डिक्रीजेज एज सैंपल साइज इंक्रीजेज, यानी कि सैंपल एरर जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि एरर जो है वो डिक्रीज होता है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, एरर डिक्रीज होता है तब सैंपल बड़ा होना चाहिए एज अ सैंपल साइज इंक्रीजेस, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग एरर में हमारे पास ये था, तो इसका जो पहला पार्ट है यही इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अब अगली क्वेश्चन की तरह देखते हैं कि हमारे पास क्या था। ये था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में, इस पे भी मैंने लेक्चर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो विच आर द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के रिलेटेड हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हम खुद करते हैं, यानी कि ये हमारा प्राइमरी में आता है। पर्सनल इंटरव्यू ये हम खुद करते हैं, ये भी प्राइमरी में आता है। अब क्वेश्चन जब हम किसी पेपर पे कुछ क्वेश्चंस रखते हैं और किसी पर्सन को देते हैं कि ये हमें सॉल्व करके दो, ये भी एक प्राइमरी डेटा ही बन जाता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हमारे पास गवर्नमेंट करता है और हम इनको डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से या मैगजीन से लेते हैं, फिर हम इनको पढ़ते हैं और यही हमारा सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास दो सेट्स है, ए और हमारे पास बी है। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालनी है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू जो दो सेट्स हमारे पास है ए एंड बी, इनकी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। इनके सिमेट्रिक डिफरेंस हम कहते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि सेट्स की जो डिफरेंस है वो आपको पता होनी चाहिए कि सेट्स की डिफरेंस क्या होती है। चलिए देखते हैं हम सेट्स की डिफरेंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल ए माइनस बी हमें यहाँ निकालना है, तो सेट ए लेते हैं हम हमारे यहाँ से 1 2 3 4 और इसको माइनस करते हैं 3 4 5 6 7 से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि हमें ए में से वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो बी में नहीं होंगे, वही ए माइनस बी होता है। यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, वही सिमेट्रिक डिफरेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ से 1 है और यहाँ 1 नहीं है तो आ जाएगा, कामा 2 यहाँ से 2 नहीं है तो आ जाएगा, 3 यहाँ पर है तो नहीं आ जाएगा, 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है तो बिल्कुल नहीं आ जाएगा। तो बिल्कुल ये दो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में नहीं है,
ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 2 जो है ये इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो ये आ गया ये। अब इसी तरीके से अगर हम b माइनस ए निकालते हैं, b माइनस ए हमारे पास है 3 4 5 6 7 और a हमारे पास है माइनस ए करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए इनकी डिफरेंस 3 तो यहाँ पर भी 3 है, 4 यहाँ पर भी 4 है और 5 6 7 जो है वो इसमें नहीं है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 5 6 7, ठीक है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस जो है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे यहाँ से, तो ये यूनियन का मतलब होता है कि हम दोनों को इकट्ठे लिखते हैं विदाउट रेपिटेशन। 1 2 5 6 7 इसका करेक्ट आंसर है जो कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस सिमेट्रिक डिफरेंस का इसमें कंसेप्ट था। अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन पता होती तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगली क्वेश्चन की तरह हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास था। अब ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि ये प्योरली एक बड़ी सी फिगर हमारे पास दी गई थी। इस फिगर को हमें क्या करना था, डिवाइड करना था, ठीक है। अब किससे डिवाइड करना था ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि इसको हम क्या करते। ये हमारे पास मेल की पॉपुलेशन और ये हमारे पास फीमेल की पॉपुलेशन है, हमें निकालना था सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो होता है मेल इन डिवाइड बाय फीमेल इनटू 100। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब जाके हमारे पास यहाँ से जो है सेक्स रेशियो निकलता। लेकिन इस टर्म को डिवाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो ऐसे आसानी से इसको नहीं कर, विदाउट कैलकुलेटर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो फिगर है ना, ये यूएसए अगर आप देखोगे सेंसस ऑफ यूएसए, उसमें ये फिगर है कि कुछ वहाँ से पॉपुलेशन का फिगर है। तो मैंने उस रिपोर्ट को देखा था, बिल्कुल यही फिगर्स थी वहाँ पर, ठीक है। और सामने जो है सेक्स रेशियो लिखा था जो कि आंसर ये जो ऑप्शन बी था। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको ये निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है एग्जाम में, बिल्कुल ये मतलब इतना लॉजिकल नहीं था, एक बड़ी फिगर थी, इसको डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल था। तो अभी तक मुझे भी ऐसा मेथड नज़र नहीं आया कि जिससे मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करता। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको भी कैलकुलेटर से घर पर किया और यहाँ से देखा कि 96.7 आपका आंसर था, क्योंकि यहाँ से ऑप्शंस भी बिल्कुल करीब थे। अगर ऑप्शंस थोड़े हटके होते तो इंसान गैस भी कर सकता था। तो बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में छोड़ना ही था, लेकिन अगर टाइम होता तो आप कर सकते थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह देखते हैं। ये हमारे पास आया था डेमोग्राफी यानी कि सेंसस में आया था। तो सेंसस के हिसाब से हमें देखना था कि हाईएस्ट नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ किस में देखा गया था। केरला में देखा गया था, गोवा में, नागालैंड में या तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके था। तो इसका जो आंसर था वो था हमारे पास, क्या था हमारे पास, नागालैंड, यही इसका आंसर था। तो ये तो पता होना चाहिए, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरह देखते हैं कि ये हमारे पास था थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे मैंने बिल्कुल लेक्चर्स दिए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास n जो है, टोटल पॉपुलेशन जो हमारे पास n है वो है 200, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कौन है अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स a और b दिया गया है। यानी कि a जो हमारे पास है वो है 100 और b जो हमारे पास है 140। इसमें एक हिंट है कि इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है। इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स जब होते हैं तब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्लास जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है a फ्रीक्वेंसी ऑफ a इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ b डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब इसकी जो वैल्यू थी वो था 100 इंटू 140 डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास 200, ठीक है। ये 0 इससे कटेगा, ये 0 इससे कटेगा, तो ये 2 1s 2 7 इज 14 और 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 70 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था ये। कोई इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। अगर आपको ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट वाली जो डेफिनेशन है वो याद होती तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ से आपने देखा कि
जो जेके एसएसबी में जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, थ्योरी के रिलेटेड होते हैं जो आपने पढ़ी होगी, और कुछ जो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो थोड़ा डीप क्वेश्चंस आए थे। तो बिल्कुल अगर कंसेप्ट क्लियर होता है इंसान को, तब जाके बहुत आसानी से बच्चा एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को जो है मैं एंड करता हूँ। तो हमेशा के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के साथ भी पहुँचे ये वीडियो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। इससे मोटिवेशन ज़रूर हमें मिलती है और नए नए वीडियो लाने की जो है एक चाहत सी रहती है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे। गुड बाय।